हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 8वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी हमारे अतीत भाग 3 आवर पास्ट पार्ट 3। इसमें हमारा जो 5th चैप्टर है, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5th। इससे पहले हम 4 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये इसका पहला वीडियो है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा एनसीईआरटी की बुक पे। तो भारतीय जनता के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। तो उस राज के बाद किस तरीके से अंग्रेज़ों की भिन्न प्रकार की शोषण भरी नीतियों के खिलाफ भारतीय लोगों ने ब्रिटिशर्स का विद्रोह किया। और उसी चैप्टर में, इस चैप्टर में सब इस प्रकार की बातें बता रखी हैं, किन कारणों की वजह से भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का या अंग्रेज़ हुकूमत का जो है विरोध किया, बगावत की। तो उनके पीछे ऐसी क्या पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, भारत के ऊपर जो रूल कर रही थी। तो उनकी इन नीतियों का प्रभाव किस तरीके से भारतीय लोगों पर पड़ रहा था, तो पूरा हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब जैसे कि यहाँ पर पहला ही पॉइंट है जो है नीतियाँ और लोग। अब देखिए, भारत में रहने वाले लोग और जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी नीतियों की वजह से भारतीय लोग और जो राजा महाराजा थे भारत में, तो वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, उनसे भारतीय राजा रानियाँ, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही, सब की जो है इकोनॉमी, सब की जो पावर थी वो तहस नहस करके रख दी। तो जिसकी वजह से अपनी छिनती हुई सत्ता को लेकर राजाओं के बीच में, या जिन छिनती हुई जमींदारी को लेकर जमींदारों के बीच में, या किसानों के बीच में भिन्न प्रकार का रोष था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। और 1857 में ये रोष एक विद्रोह का रूप ले लेता है। तो उनके एक एक करके फैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं, ऐसी क्या क्या ताकतें जो इकट्ठी हुई और उन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनका विद्रोह शुरू कर दिया। भारतीय नवाबों की छिनती सत्ता। तो भारतीय नवाबों के जैसे जैसे 18वीं सदी आगे बढ़ रही थी, तो वैसे वैसे भारतीय जो राजा और महाराजा थे, नवाब थे, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों कम हो रहे थे। और प्रत्येक राज्य के शासन में, प्रत्येक शासक के जो उनका दरबार था, उनमें एक ब्रिटिश अधिकारी, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था, उसको तैनात कर दिया गया। तो जिससे स्थानीय शासन में लगातार भारतीय राजाओं की जो पावर थी वो लगातार घट रही थी। और ये रेजिडेंस स्पष्ट रूप से ब्रिटिशर्स के प्रॉफिट की ही बात करते थे, जिसकी वजह से लगातार इनके खिलाफ जो है राजा महाराजा जो है वो रेबल करना चाहते थे। लगातार इनके साथ तनातनी बनती रहती थी। इसके अलावा शासकों के जो क्षेत्र थे, वहाँ से राजस्व इकट्ठा करने की आदि प्रकार की शक्तियाँ सीमित होने लगी। और बहुत सारे राजा लोगों के जो शासक एरिए थे, उनके शासन के क्षेत्र भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है छीनने लगे। अब जैसे कि इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। अब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसने एक बेटा गोद लेती है, लेकिन ब्रिटिशर्स उन गोद लिए हुए बेटे को उस सत्ता का शासक नहीं मानते, या उनको उनका उत्तराधिकारी नहीं मानते, और ख़ुद को विलय की नीति के तहत उस स्टेट को अपने, झांसी की स्टेट को अपने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से महारानी काफ़ी नाराज़ हो जाती है और विद्रोह शुरू कर देती है। इसी तरह ही अवध की रियासत के ऊपर सहायक संधि की सहायता से उनको कब्जा लिया गया। और इस प्रकार से जो डलहौजी है, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम भारत के, 1856 की बात कर रहे हैं, तो जब इन्होंने सहायक संधि से अवध को कब्जाया, तो उसी तरीके से रियासत का जो है वो शासन वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा था। इस प्रकार के जो है कई प्रकार के आरोप लगाए, और शासन को दुरुस्त करने के लिए
ब्रिटिश प्रभुत्व जो है वो ज़रूरी है। इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट देते हुए सहायक संधि की सहायता से अवध की रियासत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से अवध का नवाब भी इनके विरुद्ध हो गए। अब कंपनी ने जो मुग़ल सल्तनत थी उनको भी ख़त्म करने के लिए, मुग़ल शासन को भी ख़त्म करने की योजना बना ली। अब उन्होंने जो कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के थे उनके ऊपर मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया और 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद कोई भी इनके परिवार का आदमी बादशाह नहीं रहेगा और इनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। और इस तरीके से 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये फैसला बहादुर शाह की मृत्यु की उन्होंने फैसला किया बहादुर शाह आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनको, उनके वंशज को, उनके परिवार के मेंबर को किसी तरीके से बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। उन्हें केवल राजकुमारों की ही मान्यता दी जाएगी। इस तरीके से मुग़ल सल्तनत का भी सफाया कर दिया अंग्रेज़ों ने। यहाँ पर हम किसानों और सिपाहियों की भी चर्चा कर लेते हैं। अब भारी भरकम टैक्स की वजह से किसानों और ज़मींदारों के काफ़ी वो परेशान थे और उस टैक्स को चुकाने के लिए उन्होंने महाजनों से काफ़ी कर्जा ले रखा था, जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीन थी वो उनके हाथ से निकल रही थी। तो जिसकी वजह से किसान इन अंग्रेज़ों की इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे। और इसके अलावा जो सिपाही थे वो भी अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। अब कई प्रकार के नियम बना दिए थे जिसकी वजह से भारतीय सिपाहियों में असंतोष की भावना जागृत होगी। अब जैसे कि समुंदर पार जो है वो भारतीय लोग जाना वो ठीक नहीं समझते थे। उन भारतीय लोगों को या भारतीय सैनिकों को लगता था समुंदर पार अगर जाएंगे तो उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भावनात्मक तौर पर भारतीय लोग समुंदर पार जाके नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से बर्मा में जाने का आदेश दे दिया, जबकि जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उन्होंने उनके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरीके से सरकार और भारतीय सैनिकों के बीच में काफ़ी तनातनी बढ़ने लगी। और 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया जिसमें साफ था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में नौकरी करेगा तो उनको ज़रूरत पड़ने पर वो बाहर समुद्र के पार उनको जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके बीच में उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। इसके अलावा एक कारण ये भी था, जो किसान थे, सिपाही थे, वो मुख्य रूप से किसान परिवार से ही संबंध रखते थे। लिहाजा बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वो अपने परिवार को छोड़ के आए थे। तो किसानों की हालत ख़राब होने की वजह से जाहिर सी बात है जो सिपाही हैं जो उन्हीं के परिवार से संबंध रखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश थे सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ। अभी आप समझ सकते हो ये कंप्लीट सिनारियो अभी वर्तमान स्थिति में भी बन रहा है। तो किसान आंदोलन पे बैठे हैं और सिपाही बॉर्डर पे बैठे हैं। बेटा बॉर्डर पे है और पिताजी दिल्ली के बॉर्डर पर है। तो काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। सुधारों की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय समाज में काफ़ी प्रकार के सुधार चाहते थे। जैसे कि वो भारतीय समाज में एक प्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी? अब जिस औरत का पति मर जाता तो उस औरत के साथ, उस पति के साथ ही उसकी जो विधवा है उसको जिंदा जला दिया जाता। तो इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। इस प्रकार की जो बुरी कृतियाँ थी उनको रोकना चाहते थे, विधवा विवाह को बढ़ावा देना चाहते थे। और अगर ब्रिटिशर्स या अंग्रेज इस प्रकार के हमारे सामाजिक क्षेत्र में अगर इंटरफेयर करते हैं तो उससे जो है लोग और ज़्यादा नाराज़ होंगे, लोग और ज़्यादा दुखी होंगे या और ज़्यादा इनका विरोध करेंगे। इसके अलावा अंग्रेज जो है अंग्रेजी भाषा के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे
और अंग्रेजी की शिक्षा के ऊपर प्रोत्साहन दे रहे थे, और जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनकी जो है किसी प्रकार की कदर नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कंपनी ने जो है ईसाई मिशनरियों को खुलने का, यहाँ पर उनको संपत्ति जुटाने की छूट दे दी, जितनी ज़्यादा चाहे ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर काम कर सकती हैं। और 1950 में एक नया कानून बना दिया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना बहुत ही आसान हो गया, जिसकी वजह से भारत में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ने लगी, बहुत सारे भारतीय ईसाई की धर्म की तरफ जाने लगे। तो इसकी वजह से भी जो है एक प्रकार से हमारे समाज में समस्या आने लगी, तो जिससे जो है भारत और जो भारतीय लोग हैं उनका अंग्रेज़ों के प्रति जो है एक रवैया, जो अंग्रेज़ों का इस रवैया से काफ़ी वो भारतीय लोग दुखी थे। तो इस प्रकार की मौजूदा अवस्था में सुधारों की भी प्रतिक्रिया जो है वो भारतीय लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी एक प्रकार की समस्या थी। अब हम देखते हैं सामान्य जनता ब्रिटिशर्स को किस तरीके से देखती थी या किस नज़रिए से देखती थी। तो यहाँ पर हम दो स्रोतों के माध्यम से, दो स्टोरी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला स्रोत है 84 नियम की सूची, और इसी तरीके से दूसरे स्रोत के बारे में हम जानेंगे। तो पहले स्रोत के अनुसार अब सामान्य जनता क्या सोचती थी। अब देखिए यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जो महाराष्ट्र के किसी गांव में रहते थे, जिसका नाम था ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे। तो ये आदमी है, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी माजा प्रवास। इस प्रवास के कुछ अंशों में वो बता रहे हैं, जब वो अपने चाचा के पास मथुरा में एक आयोजित प्रोग्राम में या यज्ञ में गए थे, तो रास्ते में उनको कुछ सिपाही उनको मिलते हैं, और वो सिपाही उनको वापस लौट जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं चारों तरफ से जो है कोहराम मचने वाला है, आप अपने घर जाइए। अब ऐसे पूछते हैं भी ऐसा क्या हो रहा है, तो सिपाही बताते हैं जो अंग्रेज़ सरकार है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में इन दोनों के धर्मों को नष्ट करने का काम करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने 84 नियम जो है वो बनाए हैं। और वो नियम कलकत्ता के राजा और जो राजकुमार हैं उनके समक्ष उन्होंने उनका ऐलान कर दिया है, और अगर उनको नहीं मानेंगे तो चारों तरफ जो है उसके घातक परिणाम जो है वो होंगे। इस प्रकार से अंग्रेज़ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा भारत एक छावनी के रूप में बदल सकता है। तो इस प्रकार की जो है बातें जो है आम जनता सोचती थी। अब ये एक दूसरा स्रोत है जिसमें लिखा हुआ है जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा जाएगी। इसमें सूबेदार सीताराम पांडे की हम बात कर रहे हैं। सीताराम पांडे ने 1812 में नेटिव आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भर्ती हुए, और उन्होंने लगभग 48 ईयर तक उसमें काम किया, और 1860 में ये सेवानिवृत्त हो जाते, रिटायर हो जाते हैं। तो उन्होंने बगावत को दबाने के लिए काफ़ी अंग्रेज़ों की मदद की। एक विद्रोह हो रहा था, उसमें उसका बेटा शामिल था। तो सीताराम के सामने ही अंग्रेज़ों ने उनके बेटे को मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद, अपनी रिटायरमेंट के बाद उसने कमान जो है एक जो है अफसर नारगेट का स्मरण लिखते हुए जो है उन्होंने एक स्मरण लिखा नारगेट नाम का, और जो आपको अवधी भाषा में मिलेगा, जिसमें जो है जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। तो ये उस का अंश है, सिपाही से सूबेदार तक ये प्रकाशित हुआ था। अब इन्होंने अपने इस अंश में क्या लिखा है, इन्होंने अपने इस अंश में लिखा है ब्रिटिश सरकार पूरे इलाके के ऊपर कब्जा जो है करने के लिए जो सिपाही हैं उनमें अविश्वास भर रही है, लेकिन जो सिपाही हैं और उनकी नब्ज़ को जानने के लिए तो अवध के नवाब हैं और ये जो दिल्ली के बादशाह हैं, ये पूरे भारत में कुछ अपने नुमाइंदे भेजते हैं ताकि वो सेना के प्रतिक्रिया को जान पाएँ। तो सेना पूरी तरह से जो है पूरी तरह से आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी और इस प्रकार की बातें पाई। तो इस प्रकार के रुझानों से हमें ये पता चलता है जो सिपाही थे वो पूरी तरह से असंतुष्ट थे, वो किसी भी प्रकार से
ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन वो एक प्रकार से नौकरी कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको विशेष प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये आप देख सकते हो, मेरठ में विद्रोही जो हैं वो सिपाहियों पर हमला करते हैं और सिपाही जो है घरों में घुस जाते हैं और देखो इमारतों में आग लगा दी जाती है। इस प्रकार से सिपाहियों के प्रति जो आम जनता थी वो भी काफ़ी तृप्त थी और सिपाही जो थे वो ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से वो तृप्त थे। तो इस तरीके से चारों ओर असमंजस भरी स्थिति और तनातनी जो है वो बढ़ने लगी, चारों तरफ तनाव बढ़ने लगा। संयोग से जो राजा अवध के नवाब और बादशाह के जो नुमाइंदे थे उनको बंदूकों का नई राइफलों का प्रशिक्षण देने के लिए सिपाहियों की छावनियों में भेजा गया और वहाँ उन्होंने एक ह्यूमर जो है फैला दी, एक अफवाह फैला दी। जो कारतूस हैं राइफलों में जो इस्तेमाल होने वाले कारतूस हैं वो गाय और सूअर के चर्बी के लेप से उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इससे जो है देखिए, जो गायें हैं ये हिंदू धर्म के लिए काफ़ी अहमियत है इनकी, और जो मुस्लिम धर्म है उनके लिए सूअर की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। तो इस तरीके से सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के लोग जो थे वो भर्ती थे, दोनों ही प्रकार के सैनिक भर्ती थे। तो जिसकी वजह से पूरी तरह से जो है जो छावनी थी वो इस प्रकार की राइफलों को इस्तेमाल करने से मना कर देती है और एक प्रकार से सरकार के ही विरुद्ध अपना जो वो रास्ता खोल देती है, उनका विद्रोह करना शुरू कर देती है। तो ब्रिटिशर्स ने उनको दबाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी मामला बढ़ जाता है और ये भी फैला दी गई ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ भी, जो ये कारतूस इसलिए इस प्रकार के यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है लोग ज़्यादा ईसाइयत की तरफ जो है जा पाएँ, ईसाई धर्म को जो है वो ज़्यादा अपनाएं। तो इस प्रकार की बातें की वजह से जो है आम जनता काफ़ी ज़्यादा तृप्त थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, ये वाला। अब अगर हम बात करें सैनिक विद्रोह क्या है, तो जब सिपाही इकट्ठे होकर सैनिक अफसरों की जो हुक्म है उनको मानने से इनकार कर देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, सैनिक विद्रोह कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो शासक थे भारतीय और प्रजा दोनों एक प्रकार के असमंजस में थे, चारों तरफ जो है संघर्ष फैल रहा था, सभी लोग जो है ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन मान रहे थे, सभी लोग इनको अपना शत्रु समझ रहे थे। तो जिसकी वजह से चारों ओर इनके प्रति पहलकदमी और इनको जो है यहाँ से निकालने का आत्मविश्वास लोगों में बढ़ने लगा। और 1857 में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो पिछले 100 सालों में कंपनी ने कभी पैदा नहीं होने दी। 1857 में जो है इस बगावत की वजह से इनके अस्तित्व पे ही खतरा पड़ गया और बहुत सारे, जैसे कि मेरठ की आगे हम बात करेंगे तो मेरठ में सिपाहियों ने सबसे पहले बगावत कर दी और लोग तो चाहते थे कहीं से कोई चिंगारी उठे, तो जिसकी वजह से ये पहली चिंगारी जो है मेरठ से ही उठी। और मेरठ में जैसे ही सैनिक विद्रोह करते हैं तो वैसे ही पूरे भारत में लगभग अनेक स्थानों पर धीरे धीरे विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं और पूरे भारत में संघर्ष होना शुरू हो जाता है। इस वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे, अगर आगे पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं हम आगे वाली वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।